Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। मैं वर्तमान समय में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूं। हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अर्थ को लेकर शुरू किया था और इस चर्चा के आगे आने वाले विभिन्न पड़ावों पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित विभिन्न कॉन्सेप्ट्स जैसे कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, फटीग और अन्य विभिन्न इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे उसके ऊपर चर्चा की। आज हम लोग अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर अपनी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह आपकी ऑर्गेनाइजेशन और डेली लाइफ दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हों या ना हों, लेकिन डेली उपयोग में लाते हैं। अर्थात ये हमारे जीवन की जो रोज़मर्रा की जो हमारे बिहेवियर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा डिसीज़न मेकिंग। अर्थात हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, डिसीज़न मेकिंग का क्या अर्थ है और डिसीज़न मेकिंग किस प्रकार हमारे एम्प्लॉइज़ के परफॉर्मेंस को और किस प्रकार हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है, ये आज के इस लेक्चर में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग डिसीज़न मेकिंग कहते किसे हैं। तो आप अपने आसपास यदि देखेंगे तो आपके पास लगभग जितनी भी चीज़ें होंगी उनमें से अधिकतर चीज़ें आपके पास इसीलिए हैं क्योंकि आपने पहले एक चीज़ डिसाइड की, एक डिसीज़न लिया कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। आपने उस चीज़ को परचेज़ किया, अब वो आपके पास है। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, पहले एक डिसीज़न लिया। आप देखेंगे कि इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने का भी बहुत हद तक ये संभावना है कि पहले आपने डिसाइड किया होगा और जो आपने डिसाइड किया वैसा ही कार्य आप कर रहे हैं, वैसी ही चीज़ें आपके पास हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारे जीवन में जो आज हो रहा है उस पे बहुत बड़ा योगदान है किस चीज़ का, हमारे निर्णय लेने का। हमने क्या निर्णय लिया, किस प्रक्रिया से निर्णय लिया, उस सब का क्या प्रभाव पड़ रहा है आज के हमारे प्रेजेंट पर, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिसीज़न मेकिंग के अर्थ को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि ये जो डिसीज़न मेकिंग है ये हमारे डेली लाइफ का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। हम डेली कभी भी कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप कोई ना कोई डिसीज़न ले रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ें आपके पास हैं, या तो आप अपने लिए डिसीज़न ले रहे हैं। कई बार यदि वो चीज़ें आपसे जुड़ी नहीं हैं और आप अनुभवी हैं,
आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो लोग आपके पास आते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ हमें इस डिसीज़न को लेने में हमारी हेल्प कर दीजिए। तो हो क्या रहा है कि हम लोग चारों तरफ अपने देखेंगे तो सभी लोग किसी ना किसी तरह की डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। बहुत छोटी-छोटी सी भी चीज़ें आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ठीक है चलो हम लोग अभी कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें भी देखेंगे कि सब लोग अपना-अपना डिसाइड कर रहे हैं, सब लोगों की अपनी-अपनी चॉइस हैं और वो चॉइसेस कैसे चेंज हो रही हैं। जैसे किसी ने पूछा कि ठीक है चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शॉपकीपर के पास गए, उससे कहा कि हमें एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए। वो पूछ रहा है आपसे कौन सी लेनी है, आपने क्या रिवर्ट में क्वेश्चन पूछा, ठीक है आपके पास कौन-कौन सी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ए कंपनी की कोल्ड ड्रिंक उससे माँगी, उसने कहा नहीं ए कंपनी की तो कोल्ड ड्रिंक हमारे पास नहीं है, हमारे पास BCDEF कंपनी की कोल्ड ड्रिंक है। तो अब क्या होगा, अब हमने पहले क्या चॉइस की थी ए कंपनी की कोल्ड ड्रिंक पीने की, लेकिन अब क्या है, अब हमने अपना डिसीज़न बदल लिया। क्यों बदल लिया? क्योंकि जो हमारे पास अल्टरनेटिव या ऑप्शंस मौजूद थे उसमें ये था ही नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो हमारा डिसीज़न है ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा इंटरेस्ट, हमारे इमोशंस, लेकिन साथ-साथ किस पर निर्भर कर रहा है, जो अवेलेबल हमारे पास ऑप्शन हैं। तभी मैं उन अवेलेबल ऑप्शन में से कोई एक डिसीज़न चूज़ कर पा रहा हूँ। भले ही मेरा इंटरेस्ट था ए कंपनी की कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन अभी मैं ये डिसाइड ही नहीं कर सकता। अब इसके बाद सिर्फ़ एक ऑप्शन बचा है कि मैं कोल्ड ड्रिंक ना पीऊँ। तो अब ये वाला भी जो है ये क्या है, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है मेरे पास। लेकिन अगर मैं इसे भी रिमूव कर दूं कि नहीं कोल्ड ड्रिंक पीनी ही पीनी है, तो अब क्या होगा, ये वाला अल्टरनेटिव भी चला गया। अब मेरे पास क्या बचे, वही अल्टरनेटिव बचे BCDEF जो भी कंपनी की उसके पास कोल्ड ड्रिंक है। तो आपका डिसीज़न, आपके इंटरेस्ट, आपकी मोटिवेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपके इमोशंस के साथ-साथ एक जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है अल्टरनेटिव्स। तो आप देखेंगे जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो अधिकतर हमने जो डिसीज़न लिया है उसी का परिणाम है, जैसा हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया। और उसके साथ-साथ आप ये देखेंगे कि जो हम आसपास प्लानिंग कर रहे हैं, जो हम आगे पाना चाहते हैं, उस सब में डिसीज़न का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हम इसे एक पहले इसके स्टूडेंट लाइफ के एग्जाम्पल से ही समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे अब अगर मुझे मेरा ये एम है कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर बनना है, या हमें SSC का एग्ज़ाम पास करना है, या हमें UPSC का एग्ज़ाम पास करना है, तो यहाँ पर जो मुझे प्लानिंग करनी है किस चीज़ की, ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं इनको अचीव करने की, इन सभी के प्लानिंग में मेरा डिसीज़न मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक एसेंशियल फॉर्मेट की तरह काम करेगा। जैसे पहले मैंने क्या डिसाइड किया, मेरा गोल, यहाँ मैंने कैसे डिसाइड किया, अल्टरनेटिव ढूंढे, अपनी एबिलिटीज़ देखी होंगी, अपनी स्किल्स देखे होंगे, फिर देखा होगा, मैच किया होगा कि शायद मैं बन सकता हूँ। अल्टरनेटिव देखे कि मेरे पास UPSC का ऑप्शन है, टीचिंग का है, SSC का है, या आर्मी का है, पुलिस का है, और इन ऑप्शंस में से मैंने अपने लिए एक चीज़ चूज़ की। जब मैंने डिसीज़न लिया उसी के बाद अब मैं प्लान कर सकता हूँ कुछ। लेकिन अगर मैंने पहले से अगर डिसीज़न ही नहीं लिया हो तो मैं प्लानिंग क्या करूँगा। इसी तरीके से डिसीज़न प्लानिंग के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उन सभी में आपकी मदद करती है। अब इसी को हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के एक एग्जाम्पल में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने देखा कि इस समय ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ जो सोसाइटी है वो एक डिफरेंट तरह का ओरिएंटेशन रख रही है। किस चीज़ को लेकर कि आज सभी लोगों को ये लग रहा है कि जो मोबाइल है लोग उसके बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अब लोगों को उसकी लत जैसी लग रही है। तो एक अजीब सा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं मोबाइल नहीं होगा तो क्या होगा। तो यदि हमें लग रहा है कि इससे कोई सी तरह का मोबाइल एडिक्शन जैसा कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है
तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि अब हम ऐसा कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करेंगे या अपने मोबाइल में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर देंगे, हम एक ऐसी ऐप बनाएंगे जो क्या हेल्प करेगी कि जब आप मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे या मोबाइल का आप एडिक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो वो ऐप आपकी हेल्प करेगी मोबाइल के यूजेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट से बढ़ने के बाद उन्हें मैनेज करने में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने डिसाइड किया है। अब मैंने ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव बनाया, उसके बाद मैं प्लान कर सकूँगा कि अब मुझे ये जो प्रोडक्ट तैयार करना है ये मैं किस तरीके से तैयार करूँगा, इसकी टाइमलाइन क्या होगी, इसको मैंने किस तरीके से एडवर्टाइज़ करना है, इसको मुझे किस तरीके से मार्केट तक पहुँचाना है, इसको मुझे किस तरीके से अपने कस्टमर बेस तक पहुँचाना है। तो इस सब के लिए ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के लिए मैं डिफरेंट सॉल्यूशंस भी होंगे, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स भी होंगे। उन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स से मैं कोई एक अल्टरनेटिव चूज़ करूँगा, वो अल्टरनेटिव जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बेस्ट है या अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर इसके माध्यम से हम लोग ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमें क्या प्लान करना है, कैसे प्लान करना है, प्लानिंग के स्टेप्स क्या होंगे, और उन प्लानिंग के स्टेप्स में मैं डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट नीड पर मैं डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता रहूँगा और डिसीजंस लेता रहूँगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि प्लानिंग के लिए भी हमारी डिसीज़न मेकिंग कितनी हद तक इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि समय वस्तु, अर्थात यहाँ वस्तु का अर्थ है कंटेंट या ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको डिसीज़न लेना हो, वो उसकी नेचर और एनवायरमेंटल फैक्टर, और व्यक्ति खुद, मैं जो डिसीज़न ले रहा है, ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे किसके लिए, कि मैं क्या डिसीज़न लूँगा और किस तरीके से डिसीज़न लूँगा। अर्थात यदि समय बदल जाए तो आप देखिए कि नहीं ठीक है, उस समय मैं ये करता, ये मेरा डिसीज़न होता, लेकिन अब समय बदल गया है तो मेरा डिसीज़न बदल गया है। तो डिसीज़न के लिए क्या मैं इम्पोर्टेंट था, कंटेंट इम्पोर्टेंट था, एक्सटर्नल कंडीशन इम्पोर्टेंट थी, या वो समय भी इम्पोर्टेंट था। तो जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो उसमें वो समय, किस समय हमने ये डिसीज़न लिया, किस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये डिसीज़न लिया, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो डिसीज़न हो सकता है उस समय उस कॉन्टेक्स्ट के लिए लिया गया हो, अब उस डिसीज़न की ये महत्व नहीं रहा क्योंकि वो डिसीज़न में समय बदल गया, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है। उसके साथ साथ जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो और एक क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसके बारे में हमें डिसीज़न लेना है उसकी नेचर कैसी है। जैसे हमें अभी क्या कोई शर्ट खरीदने का डिसीज़न लेना है, ये एक नेचर है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर कुछ गलती हुई भी या मैं कितना समय दूंगा अल्टरनेटिव ढूंढने में, ठीक है, लेकिन क्या मुझे अपनी लाइफ के गोल सेट करने हैं, इसका अलग नेचर है। क्या मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई और मेजर डिसीज़न लेना है, ये अलग डिसीज़न है। मुझे किस तरह की जॉब करनी है, ये एक अलग डिसीज़न नेचर है। या मुझे अभी कार खरीदनी है, इसका नेचर अलग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस चीज़ के बारे में आपको डिसीज़न लेना है उसकी नेचर भी बहुत हद तक ये प्रभावित करती है कि आप किस तरह के डिसीज़न लेंगे और किस तरह की डिसीज़न की प्रक्रिया में आप हिस्सा बनेंगे। उसके साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स में से, जैसे अगर आपको पता है कि आप कहीं ग्रुप में हैं और ग्रुप में आपको कोई डिसीज़न लेना है, तो आप देखेंगे कि ग्रुप का प्रभाव पड़ता है आपकी डिसीज़न मेकिंग पर। आप अकेले होते तो आप अलग डिसीज़न लेते, लेकिन वहाँ पर लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में आपका अलग डिसीज़न है। आप एक शॉप पे कोई चीज़ परचेज़ करने जाइए तो आप देखेंगे आपका अलग डिसीज़न होगा। मॉल में जाते हैं, अलग डिसीज़न है। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अलग डिसीज़न है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट है, ये भी हमारे निर्णयों को, हमारे डिसीज़न्स को और हमारे डिसीज़न लेने की जो प्रोसेस है उसको महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब के अतिरिक्त भी और कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डिसीज़न मेकिंग में। तो उसमें एक है हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटीज़, हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं, अर्थात हम किस तरीके से चीज़ों का मीनिंग समझ सकते हैं, हम कैसे परसीव करते हैं, हमारा कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, हमारी मेमोरी कितनी अच्छी है। तो ये सब क्या है, ये हमारी थिंकिंग कितनी अच्छी है, हम कितने क्रिएटिव हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं। तो जब आप देखेंगे कि जब आप कोई डिसीज़न लेते हैं तो इन कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर मुझे कोई अल्टरनेटिव जब ढूंढने हैं तो भी मैंने क्या किया, अपने कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ का यूज़ करके वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को मैंने एक्सप्लोर किया। या मुझे अगर ये देखना है कि इस डिसीज़न का क्या इन्फ्लुएंस आ सकता है, तो हो सकता है मेरे पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हों, उन पास्ट के एक्सपीरियंसेस के आधार पर मैं अपने डिसीज़न को या डिसीज़न की प्रोसेस को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ भी मैंने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का यूज़ किया। उसके अलावा इमोशंस, संवेग, इमोशंस का हमारी डिसीज़न मेकिंग पर एक ही बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखिए कि यदि अभी आप बहुत इमोशनल स्टेट में हो, बहुत एक्साइटेड हो, आप उस समय अलग डिसीज़न ले रहे हैं, आप बहुत सैड फील कर रहे हैं, तो आपने देखा कि आपका डिसीज़न बदल गया। आपके जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे मूड में हैं। तब आपका डिसीज़न, आपके डिसीज़न मेकिंग का प्रोसेस डिफरेंट है। लेकिन जब आप बहुत परेशानी में हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, तब आपका जो डिसीज़न लेने की कंडीशन है, डिसीज़न लेने की प्रक्रिया है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके इमोशंस का, आपके डिसीज़न लेने की जो प्रोसीजर है, उस पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं पर्सनैलिटी। तो जो व्यक्ति होते हैं उन सब की अपनी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी डिस्पोजिशंस, ट्रेट्स होते हैं। तो जो पर्सनैलिटी डिस्पोजिशंस, ट्रेट्स हैं, ये क्या प्रभावित करते हैं कि मैं किस तरह की प्रोसीजर में डिसीज़न मेकिंग के इन्वॉल्व होऊंगा या मैं किस तरह का डिसीजंस लूँगा। तो काफ़ी हद तक मेरे जो निर्णय हैं वो, आप क्या कहते हैं, कि उसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? नहीं, वो ऐसा है इसलिए उसने ऐसा डिसीज़न लिया। क्यों? क्योंकि जो आपके पर्सनैलिटी के डिस्पोजिशंस हैं, ये आपके बिहेवियर को काफ़ी हद तक डिटरमाइन करते हैं। और आपका जो डिसीज़न है, ये भी एक तरह का बिहेवियरल रेस्पॉन्स है, या ये भी क्या डिटरमाइन करेगा कि आप कैसा रेस्पॉन्स करेंगे। तो चूँकि ये दोनों मिलकर आपके बिहेवियर को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी जीवन में सफलताएं, असफलताएं, जो हमने पाया, जो हमने खोया, आप देखेंगे वो सभी के सभी कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी डिसीज़न के ही परिणाम हैं। तो यदि एक ऑर्गेनाइजेशन ने आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नहीं समझा, उसने क्या डिसीज़न लिया कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी सर्वाइव नहीं करेगी, ये वाली टेक्नोलॉजी सर्वाइव करेगी। बाद में पता चला जो हमने चूज़ किया वो वाली टेक्नोलॉजी सर्वाइव नहीं की, दूसरी की। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लॉस हुआ। तो ये जो लॉस हुआ, फेलियर हुआ, ये भी कब हुआ? क्योंकि हमने डिसीज़न मेकिंग में हम फेल हुए, अप्रोप्रिएट डिसीज़न मेकिंग में। जो अल्टरनेटिव हमें चूज़ करना था, हमने वो अल्टरनेटिव चूज़ नहीं किया, गलत चूज़ किया। तो क्या हुआ? अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस उठाना पड़ा। तो जब आप डिसीजंस में सही अल्टरनेटिव का चुनाव करते हैं, तो उससे क्या है, उससे आपको बेनिफिट्स होते हैं, उससे आपकी प्रोग्रेस होती है, सक्सेस मिलती है। लेकिन जब आप गलत अल्टरनेटिव या किसी भी तरह के बाइसनेस या किसी भी तरह की डिसफंक्शनिंग डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस के कारण आप गलत अल्टरनेटिव चूज़ करते हैं, तो क्या होता है, अब आपको लॉस या फेलियर का सामना करना पड़ता है। उसके बाद
डिसीज़न मेकिंग में जैसा हमने शुरू में कहा था कि हम क्या कह रहे थे कि जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, उन्हीं के आधार पर हम अपने डिसीज़न को चूज़ करते हैं। या तो हम उन विकल्पों में और विकल्प ढूंढते हैं, कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एक नया विकल्प तैयार करते हैं। यदि हम नया विकल्प तैयार नहीं करते हैं तो जो हमारे पास हमारे पास अल्टरनेटिव हैं, जो मौजूदा विकल्प हमारे पास हैं, हम उन्हीं में से किसी एक को चुनते हैं और वही हमारा डिसीज़न बन जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने इस स्लाइड में डिसीज़न मेकिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया और ये देखा कि डिसीज़न मेकिंग का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हमारी ऑर्गेनाइजेशन और डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग है उसे प्रभावित करता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि डिसीज़न मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, किन स्टेप्स के माध्यम से हम लोग डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो जो प्रोसेस है उसमें जो हम लोगों ने पहला प्रोसेस यहाँ पर समझने के लिए लिया है उसे साइमन द्वारा प्रपोज किया गया। अर्थात साइमन ने ये 3 फेजेस बताए डिसीज़न मेकिंग के लिए। हम इन 3 फेजेस से होते हुए ही अपने किसी डिसीज़न तक पहुँच पाते हैं। तो इसमें जो उन्होंने पहला बताया वो बताया इंटेलिजेंस एक्टिविटी, मतलब वो वाली प्रक्रियाएं जो आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं। दूसरी जो प्रक्रियाएं हैं वो किससे रिलेटेड हैं, आपके डिज़ाइन रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। और जो तीसरी एक्टिविटी है वो कौन सी है, चॉइस रिलेटेड। अब हम एक एक करके इन तीनों एक्टिविटीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पहली है इंटेलिजेंस की, ये क्या क्या कवर कर रही है, ये कवर कर रही है रिकॉग्नाइज करना। इसमें हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। किसके बारे में, अपने प्रॉब्लम के नेचर के बारे में, अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, अपने इश्यूज़ को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे किससे रिलेटेड हैं, हमारे इंटेलिजेंस से रिलेटेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक मीनिंग देंगे अपने प्रॉब्लम का। ये हमारी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, उसको अंडरस्टैंड किया, ये उसकी डेफिनेशन या ये उसका मीनिंग है। तो ये सारी की सारी कैपेसिटीज़ आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से रिलेटेड हैं, इसीलिए आप इन्हें इंटेलिजेंस एक्टिविटी के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पॉसिबल एक्शन है उनको क्या करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनको इन्वेंट करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। मतलब अगर मेरे पास पहले मैंने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, डिफ़ाइन किया, उसे समझ लिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसके पॉसिबल क्या क्या एक्शंस अब मैं कर सकता हूँ, उनको ढूंढूंगा, उनको एनालाइज करूँगा। क्योंकि मुझे देखना है कि इनमें से मुझे क्या चूज़ करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चॉइस एक्टिविटी। यहाँ पर क्या आएगा, सिलेक्शन। सिलेक्शन किसका, जो ऑलरेडी अवेलेबल, अब नॉट ऑलरेडी, जो जितने सारे के सारे अवेलेबल मेरे पास हैं उनमें से मैं किसी एक को चूज़ करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। तो हरमन ने इस प्रकार से जो बेसिक डिसीज़न मेकिंग की प्रोसेस है उसे एक्सप्लेन किया और बताया कि उन्हें हम इन 3 फेजेस के माध्यम से समझ सकते हैं कि इन 3 फेजेस में हम लोग किस किस तरीके से डिसीज़न मेकिंग के डिफरेंट फेजेस को पार करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में और एक डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो डिसीज़न मेकिंग का प्रोसेस है इन्हें मिंट्सबर्ग ने प्रपोज किया। इन्होंने बताया कि इनके भी 3 मेजर फेजेस हैं, किसको समझने के लिए, डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस को समझने के लिए। लेकिन इनके जो डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस हैं वो किस प्रकार उनसे डिफरेंट है, साइमन से डिफरेंट है, और ये किस तरीके से डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब हम लोग इस स्लाइड में यहाँ पर इसे समझने का प्रयास करते हैं।
तो इन्होंने जो पहला बताया वो बताया फर्स्ट में आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में उन्होंने दो सब सेक्शंस बताए, पहला रिकॉग्निशन और दूसरा डायग्नोसिस। यहाँ पर हम लोग इस आइडेंटिफिकेशन के फेस में क्या करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, अर्थात कि ये हमारे पास एक्स वाई जेड ए बी सी या इस तरह की प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है। अब हम क्या कर रहे हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या ये देख रहे हैं कि इन प्रॉब्लम्स का क्या नेचर है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ को यूज़ करते हुए क्या किया, हमने प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट किया, रिकॉग्नाइज किया, उन्हें आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उनका डायग्नोसिस किया कि ये किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और ये किस किस तरह की नेचर रखती हैं। तो यहाँ फर्स्ट फेज हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फेज पर जाएंगे। तो इन्होंने जो सेकंड फेज बताया उसमें बताया डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट को उन्होंने दो पार्ट्स में बांटा, पहला सर्च और सेकंड डिज़ाइन। सर्च में उन्होंने क्या बताया कि सर्च में हम पहले क्या करते हैं, रेडीमेड सॉल्यूशंस ऑलरेडी जैसे किसी ने बनाए हैं या जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल्स हैं उन्हें सर्च करने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैंने नेट पे गया, मैंने रिव्यू किया, मैंने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद देखा कि इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि ओके ठीक है, ये ऑलरेडी रेडीमेड तैयार सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, उन्हें मैंने सर्च कर लिया। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो कैसी है, ट्रायल एंड एरर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जो सॉल्यूशंस हैं अवेलेबल हैं उन्हें क्या करते हैं, देखते हैं करके ट्रायल एंड एरर कि देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, और क्या कोशिश करते हैं ना, ग्रुप करने की कोशिश करते हैं जो एक जैसे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो हमारा आइडिया है यहाँ पर अभी भी वो कैसा वेग है, अभी हमें बहुत क्लैरिटी नहीं है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, किस सॉल्यूशन को हमें यूज़ करना है किस सॉल्यूशन को यूज़ नहीं करना है, इस कंडीशन तक अभी हम हैं। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस में एक स्टेप और आगे मूव करेंगे। वो जो थर्ड स्टेप होगा हमारा, उसमें हमारे पास क्या क्या होगा, सिलेक्शन वाला फेज़। सिलेक्शन के फेज़ को उन्होंने 3 भागों में बांटा। उसमें जो उन्होंने पहला बताया वो है जजमेंट, सेकंड उन्होंने बताया एनालिसिस, थर्ड उन्होंने बताया बार्गेनिंग, एंड ऑथराइजेशन। यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो पहला स्टेज है सिलेक्शन का, जो पहला है जजमेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंट्यूटिव डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा अभी लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, बहुत रैशनैलिटी नहीं शो कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमें एक इंट्यूटिव डिसीजन लिया। दूसरा वाला क्या स्टेज है, एनालिसिस। एनालिसिस में अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसे लॉजिकल जस्टिफिकेशंस बेसिस तैयार कर रहे हैं, किसके लिए, जो हमने जजमेंट लिया है। थर्ड वाली स्टेज कौन सी है, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिसीज़न है ग्रुप का है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कोशिश करेंगे कि जो ग्रुप के लोग हैं वो भी इस डिसीज़न को सेलेक्ट करें, वो भी इस डिसीज़न को माने। उसके बाद जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, जब ग्रुप ने भी इसे सेलेक्ट कर लिया तो ऑथराइजेशन, अर्थात अब ये जो है, ये जो सिलेक्शन हमने किया ये क्या हो गया, ऑथराइज हो गया। किसके बेसिस पर, हम सब के बेसिस पर। तो इस प्रकार मिंट्सबर्ग ने
डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस को समझने के लिए ये 3 आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट और सिलेक्शन 3 मेजर स्टेप्स बताए। और इन 3 मेजर स्टेप्स में जो पहला है आइडेंटिफिकेशन, उसके 2 रिकॉग्निशन और डायग्नोसिस 2 सब पार्ट बताए गए। डेवलपमेंट के भी 2, सर्च और डिज़ाइन। और सिलेक्शन के 3 पार्ट, जजमेंट, एनालिसिस और बार्गेनिंग एंड ऑथराइजेशन के माध्यम से उन्होंने डिसीज़न मेकिंग के इस प्रोसेस को डिटेल में समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग जब इन मॉडल्स को, इन प्रोसेस को समझ गए हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो डिसीज़न मेकिंग की जो प्रक्रिया है उसमें और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो किस किस प्रकार का रोल प्ले करते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है रैशनल डिसीज़न मेकिंग। रैशनल का क्या अर्थ होता है? लॉजिकल। आप किसी तरीके से कभी कोई डिसाइड करते हैं तो आप कहते हैं नहीं वो बहुत रैशनल है। रैशनल का क्या अर्थ हुआ कि वो इमोशंस के बेस पे काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा? पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, पहले फैक्ट्स कलेक्ट करेगा, फिर उन फैक्ट्स को एनालाइज करेगा, और जब फैक्ट्स को एनालाइज करेगा उसके बाद में ये डिसाइड करेगा कि अब उसे कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करना है। कई बार क्या होता है कि हम इमोशनल स्टेट में ये सारे के सारे प्रोसेसेस फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस इमोशनल स्टेट में फैक्ट्स नहीं चेक किए, फैक्ट्स के आउटकम नहीं चेक किए, फैक्ट्स की नेचर चेक नहीं की। क्या किया? बस वो जो सामने हम गए, जो हमें लगा, हमने वो डिसीज़न फॉलो कर लिया। लेकिन रैशनल डिसीज़न मेकिंग का जो प्रोसेस है वो इन सभी प्रोसेसेस को, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंप्लीट होता है। तो इसमें जो पहला स्टेप बताया गया वह बताया गया डिफाइन। अर्थात हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम की डेफिनेशन प्रिपेयर करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि ये मेरे प्रॉब्लम की डेफिनेशन है, ये उसकी बाउंड्री है, ये उसका नेचर है। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? जब हमारी डेफिनेशन प्रिपेयर होती है तो उसके बाद हम फैक्ट्स को, अल्टरनेटिव्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, अच्छे से उनका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और उसके बाद अपने डिसीज़न को आगे बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। तो जो सेकंड बताया गया वो बताया गया आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया। उसके बाद थर्ड में उन्होंने बताया अलोकेट वेट्स टू द क्राइटेरिया। मतलब जो हम लोगों ने अभी ये क्राइटेरिया बनाए हैं, अब हम उन्हें वेट अलोकेट करेंगे। फोर्थ उन्होंने बताया गया डेवलप अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट इवैल्यूएटिव अल्टरनेटिव्स। और लास्ट में सिलेक्शन। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो रैशनल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल एक रैशनल तरीके से स्टार्ट हुआ, और बाद में एक बेस्ट डिसीजन, बेस्ट सिलेक्शन। यहाँ का मतलब है कि जो अल्टरनेटिव हैं उनमें जो बेस्ट है उसको हमने सेलेक्ट किया। तो जैसा कॉमनली हम कह रहे हैं, पहले डिफ़ाइन करेंगे, फिर डिसीजन के क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, फिर उनके वेटेज अलोकेट करेंगे, फिर उसके बाद अलोकेट वेट्स टू द क्राइटेरिया, फिर डेवलप करेंगे अल्टरनेटिव्स को, फिर उन्हें इवैल्यूएट करेंगे, फिर उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल होगा हम लोग उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार इन स्टेप्स के माध्यम से हम लोग किस प्रकार की डिसीजन मेकिंग को समझ सकते हैं। अब हम लोग इस प्रकार से जो हमारी रैशनल डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग चूँकि अभी क्या समझे, रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बताना चाह रहा है कि हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी लोग, हम सब लोगों की जो रैशनल कैपेसिटीज़ हैं, कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ हैं, ये सब क्या है, लिमिटेड है, बाउंडेड है।
तो क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कुछ परसीव करते हैं, तो क्या होता है हम सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को परसीव नहीं कर पाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। तो क्या हो गया, चूँकि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन तो हमने कलेक्ट नहीं की, सारे हमारे पास डेटा भी नहीं है, सारा हमने प्रोसेस भी नहीं किया, तो जब हम रैशनल डिसीज़न मेकिंग में भी काम कर रहे होंगे तो हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी फैक्ट्स हमारे छूट गए होंगे, लेकिन तब भी हमने उस प्रोसेस को पूरा करते हुए डिसीज़न मेकिंग का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया। लेकिन बाउंड्री रैशनैलिटी में ये क्या कहना चाह रहे हैं कि चूँकि जब हमें लगता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ये सब कंडीशन है, तो आप क्या करते हो, आप उनमें से उन इन्फॉर्मेशंस को ले लेते हो जिनको आप सेलेक्ट करते हो। आप मतलब सेलेक्टिव होके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं एक शॉप पे गया, मुझे सेलेक्ट करनी है, मुझे एक शर्ट लेनी है, वहाँ पे बहुत सारी शर्ट है, बहुत सारी शर्ट जिनको मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, परसीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने एक सेक्शन सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है अब मैं इसी सेक्शन से देखूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने कंफर्ट के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने उस सेक्शन को यूज़ कर लिया कि हाँ ठीक है ये मेरे फैक्ट्स हैं, ये मेरा डेटा है और अब मैं इनमें से अपने डिसीज़न को लूँगा। उसी प्रकार से आप लाइफ में करते हैं कि जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, उसमें आप क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, लिमिटेड कैपेसिटी है हमारी, तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो सिलेक्शन किसके बेसिस पे होता है, हमारे सेटिस्फैक्शन और सफिशिएंट, मतलब जहां हमें लगता है कि ठीक है बहुत हो गया, और जहाँ पर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है अब बहुत हुआ, वहाँ पर हम लोग अपने डिसीज़न को कंप्लीट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि कई बार जब बहुत हो जाता है कि ठीक है बार बार नए फैक्ट आ रहे हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उस समय हम जाके कह देते नहीं ठीक है अब बस अब सफिशिएंट है, आपने बहुत दिखा दिया, आपने बहुत सारे शर्ट के डिज़ाइन दिखा दिए, या लाइफ की प्रॉब्लम में नहीं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये वाला कोर्स करना चाहिए, ये वाला कोर्स करना चाहिए, ये करना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन आएगी और कन्फ्यूज़न होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, अब हम सेटिस्फाइड हैं और उसके बेसिस पर हम लोग अपने डिसीज़न को जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंट्यूटिव डिसीज़न मेकिंग। आप देखेंगे कि अधिकतर बार आप अपने डिसीज़न्स को बस यूं ही ले लेते हैं, कहते हैं कि नहीं है मुझे इंट्यूशन हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी गट फीलिंग कह रही है। लेकिन आपसे कोई पूछा जाए कि नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, कि नहीं बस मुझे लगा, कोई रैशनल चॉइस इसकी, कोई तुमने पढ़ा, कोई तुमने डेटा कलेक्ट किया, बोले नहीं। लेकिन आप देखिए कि जो इस तरह के डिसीजंस होते हैं उसमें आपके एक्सपीरियंस का एक रोल होता है। आप कहते हैं मुझे इंट्यूशन हुआ, तो कॉमनली इंट्यूशन किस चीज़ के बेसिस पे होता है, जिस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, कुछ नहीं करते, तो वहाँ पर आपका तुक्का लग सकता है, आप लक कर सकते हैं। आपने बस ऐसे ही जैसे यहाँ पे बहुत सारे अगर कार्ड्स रखे हैं और आपसे किसी ने कहा जाए कि ठीक है ये कबूतर आएगा, इसमें से जो चूज़ करेगा वही आपका लक होगा, और यही इंट्यूशन है। वो बस एक प्रोबेबिलिटी का फैक्टर है, वो एक चांस फैक्टर है कि कौन सा कार्ड पिक हो रहा है। लेकिन जब आप डिसीज़न लेते हैं, जब आप इंट्यूशन देखते हैं, आपको लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा, तो आप देखिए उसमें आपके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व होते हैं, आपको कोई ना कोई ऐसा नॉलेज बेस्ड होता है, आपको कुछ जानकारी होती है, और वो जानकारी आप अनकॉन्शियस लेवल पर उसको प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के बेसिस पर आपको ये एक इंट्यूटिव डिसीज़न लेते हैं। तो कॉमनली जब हम अपने एक्सपीरियंस में और अपनी स्किल्स को जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो इंट्यूटिव डिसीजंस हैं ये बहुत हद तक करेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस भी जुड़ा है, स्किल्स भी जुड़ी हैं। अब हम इंट्यूशन लेने की कंडीशन में हैं। तो इंट्यूशन ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली बस लक फैक्टर पे है। इंट्यूशन भी आपके एक्सपीरियंसेस, आपके स्किल्स, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो
तो आप देखिए किसी किसी को कहते हैं कि देखो ये बहुत अच्छा इंजीनियर है, ये बहुत अच्छा मैकेनिक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंट्यूटिव है, ये जिस तरह के सॉल्यूशंस देता है या ये जिस तरीके से प्रॉब्लम को पहले ही उसका इंट्यूशन हो जाता है, वो बहुत अलग है बाकी लोगों से। वो इसलिए अलग है क्योंकि वो उस कार्य को लंबे समय से कर रहा है, लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है, उसको उसका एक्सपीरियंस है, उसके अंदर उसकी एक स्किल है। तो उन स्किल और एक्सपीरियंसेस के बेस पे वो आपको इस तरह का आंसर दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये जो इंट्यूटिव डिसीजंस हैं, यहाँ कहने का अर्थ ये नहीं है कि ये कम्प्लीटली हमारे रैशनल डिसीजंस के अपोजिट हैं। ये किस तरह के डिसीजंस हो सकते हैं? ये हो सकता है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हों, ये हो सकता है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों। तो इंट्यूटिव डिसीजंस भी एक तरह से आपके रैशनल चॉइस मॉडल को, रैशनल डिसीजन मेकिंग को आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंट्यूटिव डिसीजंस होते हैं, ये कॉमनली किस तरह से ज़्यादा भरे हुए होते हैं या आपके किस तरह से फील्ड होते हैं? ये आपके इमोशंस से फील्ड होते हैं। इनमें आपके इमोशंस का रोल होता है। और ये वाले जो डिसीजंस होते हैं कैसे क्विक होते हैं, फास्ट। जैसे अब ऐसा नहीं है कि क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, स्किल है, तो उसके बाद मैं 2 घंटे बैठ के सोचा हूँ, फिर मैंने डिसाइड किया है। मुझे सडनली ऐसा लगेगा, बिल्कुल क्विक फास्ट मेरा रिएक्शन होगा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इंट्यूटिव डिसीजंस हैं, इनमें आप बहुत फास्ट क्विक जो प्रोसेस है उसको अपना कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से हम लोगों ने रैशनल डिसीजन मेकिंग, बाउंडेड रैशनैलिटी और इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फैक्टर है वह है क्लैरिटी ऑफ ए प्रॉब्लम। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो कितना क्लियर है। हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हम इसे स्क्रीन करेंगे, हम उसे डिफ़ाइन करेंगे, हम उसे मीनिंग देंगे। लेकिन अगर वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत एम्बिगुअस है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो होगा क्या, अब हमारी डिसीज़न मेकिंग के जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनमें हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। अब हमें समझ नहीं आएगा कि अब हम क्या करें। क्यों? क्योंकि जो डिसीज़न मेकिंग का स्टेप्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम के ही फेस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए जो प्रॉब्लम है उसके अंदर क्लैरिटी होना या ऐसी पॉसिबिलिटी होना कि हम उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन को क्लैरिटी दे सकें। अगर हम क्लैरिटी देने में फेल होंगे तो आगे वाली डिसीज़न मेकिंग के स्टेप्स में हमारे एरर्स होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अधिक होगी। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का यहाँ पर क्या अर्थ है कि जो प्रॉब्लम है, जब हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, तो कैसे ढूंढेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई एक चीज़ ऐसी आपके पास है जिसके लिए के बारे में आपके पास कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब आपको क्या करना होगा? अब आप रैशनल डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस में जाएंगे तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे? कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आप बस ऐसी चांस फैक्टर लेंगे, कहेंगे नहीं, इंट्यूशन के बेस पर हम ऐसा कर लेते हैं। तो या तो उस प्रॉब्लम या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनके बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं अवेलेबल हो। तो मेरा अब क्या टास्क है कि मैं उस इंफॉर्मेशन को, जहाँ पर वो इंफॉर्मेशन है वहाँ से मैं उसे कलेक्ट करूँगा बस। लेकिन अगर है ही नहीं तो मैं अब उसे अवेल नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद पर्सनैलिटी। जैसा हमने इस लेक्चर के शुरू में कहा कि पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी वो तरीका है, पर्सनैलिटी वो ट्रेट्स हैं, वो डिस्पोजिशंस हैं जो मेरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं।
तो मैं डिसीज़न मेकिंग किस तरीके का करूँगा, इंट्यूटिव, रैशनल, या मैं किस तरह के प्रोसेस में इन्वॉल्व होऊंगा, मैं किस तरह से अल्टरनेटिव्स को ढूंढूंगा, ये सारे जो मेरे बिहेवियर पैटर्न्स हैं ये किससे निर्धारित हो रहे हैं? इनमें मेरी पर्सनैलिटी के फैक्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ मैं क्या अल्टरनेटिव में से कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करूँगा, ये भी कहाँ से प्रभावित हो रहा है, ये भी मेरी पर्सनैलिटी के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके द्वारा प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ मैंने पर्सनैलिटी का बात की। उसके बाद कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जैसा हम लोग शुरू में ही डिस्कस किए हैं और जो हम लोगों ने मॉडल्स पढ़े उसमें देखा कि जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ हैं, वो क्या रोल प्ले कर रही हैं हमारे डिसीज़न मेकिंग के डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट स्टेप्स में। जो हमें बिहेवियर करने हैं, जो हमें रेस्पॉन्सेस करने हैं, वो हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ से डिटरमाइन हो रहे हैं। जैसे मुझे अगर मीनिंग देना है अपनी प्रॉब्लम को, मुझे अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है, मुझे अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, मुझे डेटा कलेक्ट करना है, मुझे फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मुझे पास जो डेटा है मुझे उसे एनालाइज करना है, जो अल्टरनेटिव्स हैं उनका एनालिसिस करना है, देखना है कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। तो उस कंडीशन में मेरी कौन सी कैपेसिटीज़ मेरी हेल्प कर रही हैं, मेरी कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ मेरी हेल्प कर रही हैं ये आइडेंटिफाई करने में, इस प्रोसेस को पूरा करने में। तो हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ हमारी डिसीज़न मेकिंग को प्रभावित करते हैं। कई बार आप इसे आम बोलचाल की भाषा में भी सुनते होंगे कि नहीं, अरे उसमें तो समझ ही नहीं है, वो क्या डिसीज़न लेगा। तो यहाँ जब वो कहना चाह रहे हैं कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं है, वो कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ हैं वो कम है। तो आप लॉ में भी देखेंगे कि जब तक अगर आप ये साबित कर देते हैं कि उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ कम है, तो जो उनके द्वारा डिसीज़न लिए गए होते हैं उनके लिए उनको ज़्यादा जिम्मेदार नहीं माना जाता, क्योंकि उनके पास वो प्रोसेस, वो क्षमता ही नहीं है कि वो जो सिचुएशन है उसमें क्या डिसीज़न लेना है और किस डिसीज़न का क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा, उसको समझने की, उसको प्रोसेस करने की जो कैपेसिटीज़ है वो उनके अंदर कम है। उसके बाद इमोशंस का हमारे डिसीज़न में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वो हमारी इमोशनल स्टेट पे भी निर्धारित होती है। तो आप देखिए, यदि आप बहुत ही पॉजिटिव स्टेट में हैं, बहुत ही शांत स्थिति में हैं, तो आप ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, और उस इन्फॉर्मेशन के प्रोसेस से जो आपके पास रिज़ल्ट आया है उसे बहुत शांत दिमाग से, बिना इमोशंस में बहे आप देख रहे हैं कि ये मेरा बेस्ट अल्टरनेटिव है। दूसरी परिस्थिति क्या होती है कि आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो उस समय आप क्या करते हैं कि इमोशंस में आकर एक डिसीज़न ले लेते हैं। और अधिकतर आप देखेंगे, कहा जाता है कि जब आप इमोशंस में कोई डिसीज़न लेते हैं तो उसकी काफ़ी संभावना होती है, या जब आप बहुत खुश हों या बहुत दुखी हों, इन दोनों स्टेट में जब आप डिसीज़न लेते हैं तो काफ़ी संभावना है कि जो आपका डिसीज़न है वो गलत साबित हो फ्यूचर में। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उन्हें मैनेज करना, कब? जब आप डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आप देखिए, जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल विजडम में हाई होते हैं, रिसर्चेस प्रूव करती हैं कि उनका जो डिसीज़न मेकिंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर हम बिल्कुल इमोशंस, कंट्रोल्ड इमोशंस में जो डिसीज़न लेते हैं, रेगुलेटेड इमोशंस में जो डिसीज़न लेते हैं, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं। लेकिन यदि हम इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके कारण हमारी डिसीज़न मेकिंग की जो कैपेसिटी है, डिसीज़न मेकिंग का जो प्रोसेस है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। उसके बाद कल्चर का यहाँ क्या संबंध है कि डिफरेंट कल्चर्स में आप देखेंगे
के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, टाइप हैं। तो वो जो कल्चर है वो भी आपके डिसीज़न मेकिंग को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, इन्फॉर्मेशन को समझने में आपकी मदद करता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो मीनिंग दे रहा है। तो आपके कल्चर का भी आपके डिसीज़न मेकिंग पर योगदान रहता है। उसके बाद रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम का यहाँ क्या अर्थ है कि आप जिस तरह के डिसीजंस लेते हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपके एक रिवॉर्ड की तरह काम करते हैं। तो आप जब कोई डिसीज़न लिए, आपने जो डिसीज़न लिया वो सही था, अप्रोप्रिएट था, तो वो क्या होगा, वो आपके लिए एक रिवॉर्ड की तरह काम करेगा और वो आपको आगे अपने डिसीजंस को ठीक से इम्प्लीमेंट करने में आपका योगदान देगा। उसके बाद आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीज़न मेकिंग। यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीज़न मेकिंग वो जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि और कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिसीज़न लेने की जो कैपेसिटी है, जो प्रोसेस है, उसको प्रभावित करते हैं। तो उसमें जो नेक्स्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ये इंडिविजुअल्स को ये परमिशन, ये पावर देता है कि वो क्या डिसीज़न ले सकते हैं, क्या डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। तो यदि मेरे ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर में इस तरह की पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मैं किसी तरह के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर सकूं, ले सकूं, मुझे कोई ऑटोनॉमी नहीं है, बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल फॉर्मल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल रूल्स, रेगुलेशंस और जो गाइडलाइन बनी है एज इट इज़ उसी के अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो कैसी कोशिश कर रहा है, हमारे डिसीज़न मेकिंग लेने के प्रोसेस को, हमारी डिसीज़न मेकिंग की कैपेसिटी को क्या कह रहा है, सप्रेस कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के माध्यम से भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीज़न मेकिंग है उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो, ऐसा स्ट्रक्चर हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कल्चर हो जो इनोवेटिव हो, जो नई लर्निंग पे, क्रिएटिविटी को फोकस करता हो, ट्रस्ट करता हो और जो डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस को आगे फोस्टर करने में, उन्हें इम्प्रूव करने में मदद करे। उसके बाद लीडरशिप का किस प्रकार से रोल रहता है कि जो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करता है तो उसका जो लीडर है या जो उसका इमीडिएट सुपरवाइज़र है, उसके व्यक्तित्व का, उसकी लीडरशिप स्टाइल का, उसके लीडरशिप के बाकी फंक्शंस का इंडिविजुअल के बिहेवियर पर, एम्प्लॉय के बिहेवियर पर डायरेक्ट प्रभाव होता है। तो यदि आपका लीडर ऐसा है जो आपकी डिसीज़न मेकिंग को, आपके डिसीजंस को, आपके आइडियाज़ को, आपके अल्टरनेटिव्स को नहीं मान रहा है या आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीज़न मेकिंग है वो क्या होगी, वो डिस्टॉर्ट होगी। जबकि लीडर को किस तरीके से कार्य करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के अगर ऑप्शंस हैं, उसके अल्टरनेटिव्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो हमारी डिसीज़न मेकिंग है ऑर्गेनाइजेशन में वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल रोल और रिस्क अवर्जन। ऑर्गेनाइजेशन में मेरा क्या रोल है, मेरा क्या पावर स्टेटस है, मेरी क्या हायरार्की है, मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीज़न मेकिंग को प्रभावित करती हैं। मेरा क्या स्पैन है, मेरा क्या पावर है, मैं किस तरह से बात कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मेरा रोल क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा रोल मेरी डिसीज़न मेकिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई आइडिया नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन का रोल भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके डिसीज़न मेकिंग को प्रभावित करता है। उसके बाद रिस्क अवर्जन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर है, ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे क्या है, रिस्क को छोड़ दिया जाता है, नहीं रिस्क नहीं लेना, रिस्क को अवॉइड किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो नए डिसीज़न हैं, इनोवेटिव डिसीजंस हैं, क्रिएटिव डिसीजंस हैं, क्योंकि वो अपने साथ साथ क्या रखते हैं, क्योंकि वो नए हैं, अननोन है अभी आप उसके बारे में, तो उसके साथ क्या है, उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो अगर आप रिस्क अवर्जन में हैं की कंडीशन में है या आपको रिस्क अवर्जन सपोर्ट किया जाता है, तो आपको अब वो रिस्क टेकिंग जो बिहेवियर है, डिसीजंस है, उन्हें छोड़ना होगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि किस प्रकार से ये डिफरेंट फैक्टर्स हमारी डिसीज़न मेकिंग को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ग्रुप डिसीज़न मेकिंग।
ग्रुप डिसीजन मेकिंग का क्या अर्थ है? ऐसा कोई डिसीज़न जो स्वयं सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, उस ग्रुप के डिफरेंट मेंबर्स को भी प्रभावित करता हो। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है? यहाँ पे ज़रूरी है कि इस तरह के डिसीजंस को हम कब लें, कैसे लें, हम इसे ग्रुप डिसीजंस की तरह लें, सभी लोग मिलजुल के उसे डिसाइड करें। तो उससे क्या होगा? क्योंकि इसमें सभी का फ़ायदा नुकसान जुड़ा है, सभी का पार्टिसिपेशन जुड़ा है, तो लोग उसे ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे और अपने अपने व्यूज़ को वहीं बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रुप डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? तो जैसे एक पहला है ग्रुप पोलराइजेशन, समूह का ध्रुवीकरण। ग्रुप पोलराइजेशन का क्या सब मीनिंग है कि कई बार हम क्या करते हैं, जब हम ग्रुप में बैठे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, तो हम एक्सट्रीम की तरफ जाने लगते हैं। मतलब जो हमारे आइडिया है, जो आइडियोलॉजी है, जो तरीके हैं हमारे सोचने के, वो कॉमन ना रहकर एक्सट्रीम होने लगते हैं, एक तरफ ज़्यादा सोचने लगते हैं। चाहे वो पॉजिटिव साइड हो, नेगेटिव हो, या किसी भी एक आइडियोलॉजी की तरफ चले जाएं, दूसरी आइडियोलॉजी को स्पेस नहीं है, तो हम एक्सट्रीमिस्ट की तरह वर्क करने लगते हैं। उसके और क्या कारण है? जब आप देखेंगे कि बहुत सारे शेयर्ड ओपिनियन हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को एक जैसे ओपिनियन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक जैसा एक्सट्रीम स्कोर करने लगते हैं, एक तरफ जाने लगते हैं। उसके अलावा परसुएशन, अर्थात यदि कोई व्यक्ति परसुएशन में बहुत अच्छा है, तो वो क्या करता है, परसुएशन के माध्यम से बाकी सभी लोगों को एक तरफ इकट्ठा कर लेता है, एक्सट्रीम की तरफ। उससे क्या होता है? एक और प्रॉब्लम है डिफ्यूज़न ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो होता क्या है, क्योंकि जब सभी लोग एक तरफ जा रहे हैं तो हम भी उसी तरफ हो गए। क्योंकि इससे क्या होगा, अब मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफ्यूज़ हो गई, अब मुझे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जो ग्रुप थिंकिंग है। वो कैसा एफ़र्ट होता है? कलेक्टिव एफ़र्ट होना चाहिए। सभी लोग उसमें मिलजुल कर, एक दूसरे का साथ देकर, और ये डिसाइड करें कि हाँ ठीक है, ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए गलत है। तो जब वो कलेक्टिव एफ़र्ट होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उस डिसीज़न के अप्रोप्रिएट होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हाई कोहेसिवनेस। ग्रुप थिंकिंग के समय वो ग्रुप ज़्यादा अच्छे से कलेक्टिवली सोच पाते हैं, कलेक्टिवली डिसाइड कर पाते हैं, जिनके अंदर हाई कोहेसिवनेस होती है। कोहेसिवनेस का यहाँ पे क्या मतलब है? जैसा हम लोगों ने ग्रुप वाले लेक्चर्स में, ग्रुप बिहेवियर में समझा था कि वो जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, एक महसूस करते हैं, उन लोगों के अंदर जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जब आप बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो क्या है, आप और अच्छे से बात कर रहे हैं, और अच्छे से सोच पा रहे हैं, अच्छे से एक ग्रुप की तरह सोच पा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपके अंदर कोहेसिवनेस नहीं है, वो कुछ और सोच रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा है इसीलिए मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि कोहेसिवनेस नहीं है अभी हमारे अंदर। उसके बाद बस इसके साथ एक और प्रॉब्लम आती है, वो है कॉन्फॉर्मिटी की। कॉन्फॉर्मिटी का क्या मतलब होता है कि जैसे यदि बाकी सब लोग ये काम कर रहे हैं तो मैं भी यही काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ग्रुप का जो कॉमन बिहेवियर है उसके साथ मिला जुला व्यवहार करना है। कॉमनली हम लोगों के अंदर ये बिहेवियर पैटर्न होता है कि बाकी लोगों के बिहेवियर के साथ हम लोग भी अपने बिहेवियर को उसके जैसा करते हैं, उसके जैसा करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर सभी लोग एक जैसा सोच रहे हैं तो मैं भी ग्रुप कन्फॉर्मिटी के तरह, कन्फॉर्मिटी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनके जैसा थिंकिंग प्रोसेस करने लगता हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या है, हम सब लोग मिलजुल कर किसी आइडिया के बारे में अपने अपने विचार देते हैं, और हम अपने उन विचारों के माध्यम से उन्हें एनालाइज करके ये फाइनलाइज करते हैं कि ये जो चीज़ है ये सही है या गलत है, या इसका ये अर्थ है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में हमें क्या ध्यान रखना है कि दूसरे के आइडियाज़ को, दूसरे की आइडियोलॉजीज़ को हमें निगेटिवली एवेलुएट नहीं करना होता है। हम उसे स्पेस देते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं, सबके विचारों को सुनते हैं, और उन सबको सुनने के बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये सही है या ये गलत है। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशंस में डिसीज़न मेकिंग के कॉन्सेप्ट को समझा, देखा कि डिसीज़न मेकिंग किसे कहते हैं, उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और इसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन और डेली लाइफ में क्या उपयोग है। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आज के इस लेक्चर में हमारे साथ
जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।